बात बहुत ही पुरानी है। गोपालगंज नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें विद्या अपने पिता जगमोहन के साथ रहती थी। विद्या बहुत ही समझदार और दयालु लड़की थी। वो अब जवान हो चुकी थी। गांव के किनारे उनका छोटा सा घर था और घर के पीछे थोड़ी सी जमीन जिस पर वे अनाज और सब्जियां उगाते थे। विद्या का माँ का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। पिता दिन भर खेतों में मेहनत करते, इसलिए घर की जिम्मेदारी भी धीरे धीरे विद्या ने संभाल ली थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, साफ करना, पिता के लिए भोजन बनाना और फिर अपनी गायों तथा बकरियों को ले जाकर जंगल में चराने जाना उसकी रोज की दिनचर्या थी। जगमोहन अक्सर अपनी बेटी को देखकर सोचता, जिस उम्र में विद्या को अपने जीवन के सपने देखने चाहिए, उस उम्र में उसने घर की जिम्मेदारियां संभाल रखी है। एक शाम खेत से लौटने के बाद जगमोहन ने देखा विद्या अपने लिए भोजन परोस रही थी। वो थकी हुई थी, फिर भी चेहरे पर मुस्कान थी। जगमोहन ने कहा, बेटी, तू दिन भर काम करती है, तुझे मेरी बहुत चिंता होती है। विद्या मुस्कुराकर बोली, बाबा, मुझे आपकी चिंता ज़्यादा रहती है। मेरी शादी हो जाएगी तो आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दूसरा विवाह कर लें। जगमोहन चौंक गया। उसने कहा, नहीं बेटी, तेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। विद्या ने समझाते हुए कहा, मैं भी माँ की जगह किसी को नहीं दे रही, लेकिन जीवन लंबा है बाबा। मुझे आपके अकेलेपन की चिंता रहती है। अगर काम में कोई साथी होगा तो आपकी देखभाल भी हो जाएगी। बहुत सोचने के बाद जगमोहन ने बेटे की बात मान ली। कुछ समय बाद जगमोहन ने कौशल्या नाम की एक विधवा स्त्री से विवाह कर लिया। कौशल्या की एक जवान बेटी भी थी जिसका नाम चंपा था। विवाह के शुरुआती दिनों में कौशल्या ने विद्या के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन कुछ ही समय में उसका असली स्वभाव सामने आ गया। कौशल्या काम से बचती और घर का अधिकार काम विद्या से करवाती थी। चंपा भी अपनी माँ को देख के विद्या को ताने देने लगी। विद्या सब कुछ चुपचाप सहती रही, क्योंकि वो अपने पिता को किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। कौशल्या जब भी उसे कोई काम देती, विद्या बिना शिकायत कर देती। एक दिन जेठ की दोपहरी में गर्मी बहुत अधिक थी। विद्या अपनी गायों को लेकर गांव से काफ़ी दूर निकल गई थी। सूरज सिर के ऊपर था और गर्म हवा चल रही थी। गाय भी गर्मी से परेशान थी। काफ़ी दूर जाने पर उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वो उसी पेड़ की छाया में बैठ गई और आंखें बंद कर ली। तभी झाड़ियों के भीतर से तेज फुफकारने की आवाज़ आई। गाय अचानक पीछे हट गई। विद्या उठकर देखने लगी तो उसे घास के बीच एक विशाल काला नाग दिखाई दिया। उसके शरीर पर जगह जगह चोट लगी थी और पूंछ के पास खून लगा था। विद्या डर गई, लेकिन नाग को देखकर समझ गई वो हमला करने की स्थिति में नहीं। तभी दूर से कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी। 3 सपेरे हाथे में डंडे और टोकरी लिए उसी दिशा में बढ़ रहे थे। नाग ने जैसे विद्या से मदद की गुहार की, वो फुफकारते हुए बरगद की जड़ के पास सरक आया। विद्या के मन में एक पल के लिए डर उठा, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपनी ओढ़नी जमीन पर बिछाई और नाग को धीरे से उसके पीछे छिपा दिया। सपेरे वहां पहुंच गए। उनमें से एक ने पूछा, बेटी, क्या तुमने इधर कोई बड़ा काला नाग देखा है क्या? विद्या ने कहा, मैं तो काफ़ी देर से यहीं बैठी हूँ। अगर वो यहाँ आया भी होगा तो शायद झाड़ियों में चला गया होगा। सपेरों ने आसपास देखा, मगर उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। कुछ देर बाद वो आगे निकल गए। जब उनकी आवाज़ दूर हो गई तो विद्या ने धीरे से कहा, अब तुम जा सकते हो। लेकिन नाग जाने के बजाय उसके सामने कुंडी मारकर बैठ गया। अचानक उसके चारों ओर हल्की रोशनी फैलने लगी। विद्या पीछे हट गई। अगले ही क्षण नाग का रूप बदलने लगा। उसके स्थान पर एक तेजस्वी पुरुष खड़ा था। उसके वस्त्र हरे और सुनहरे और माथे पर चमकता हुआ चिन्ह था।
विद्या ने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन है? वो मुस्कुराया और बोला, मैं नाग नहीं, देवन का रक्षक हूँ। तुम्हारी दया की परीक्षा लेने के लिए मुझे घायल नाग का रूप धारण करना पड़ा था। तुम चाहती तो मुझे सपेरों के हवाले कर सकती थी, लेकिन तुमने अपनी जान का डर छोड़कर मेरी रक्षा की। विद्या ने विनम्रता से कहा, मुसीबत में पड़े जीव की मदद करना तो हर इंसान का धर्म है। देववन के रक्षक ने कहा, इसलिए तुम इस वरदान की अधिकारी हो। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? सोना, धन, बड़ा घर या ऐसी संपत्ति जिससे तुम्हारे जीवन हमेशा सुखी रहे? विद्या कुछ देर सोचती रही। उसके मन में अपने पिता का चेहरा आया, फिर अपनी गायों की हालत याद आई। गर्मी में वो घंटे धूप में खड़ी रहती थी और कई बार पानी की तलाश में दूर निकल जाती थी। उसने कहा, मुझे अपने लिए धन नहीं चाहिए। यदि आप सचमुच वरदान देना चाहते हैं तो यहाँ एक हरा भरा स्थान बना दीजिए जहाँ मेरे पशु गर्मी से बच सकें। वहाँ साफ पानी हो, घास हो और पेड़ों की छाया हो। अगर संभव हो तो ऐसा स्थान केवल मेरे पशुओं के लिए नहीं, गांव के हर गरीब किसानों के पशुओं के काम आए। रक्षक उसकी बात सुनकर प्रसन्न हो गया। उसने अपनी हथेली जमीन पर रखी। देखते ही देखते छोटी छोटी बेलें चारों ओर फैल गई। कुछ ही क्षणों में वहाँ पेड़ उगाए और उनके बीच मीठे पानी का एक स्वच्छ कुंड बन गया। आम, जामुन, बेर और अमरूद के पेड़ फल से लद गए। फूलों की सुगंध हवा में फैल गई। विद्या आश्चर्य से सब देख रही थी। रक्षक बोला, ये देववन तुम्हारे अच्छे कर्मों की निशानी है, लेकिन याद रखना, इसकी शक्ति तुम्हारी इच्छा से नहीं, तुम्हारी नीयत से जुड़ी है। जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आएगा, देववन अपनी शक्ति खो देगा। और जब भी तुम्हें मेरी सहायता की ज़रूरत हो, मुझे सच्चे मन से याद करना, मैं तुम्हारी मदद करने ज़रूर आऊँगा। इतना कहकर अदृश्य हो गया। विद्या अपनी गायों को देववन ले गई। पशु पानी पीकर और हरी घास खाकर खुश हो गए। विद्या भी पेड़ के नीचे बैठ गई। गर्मी की थकान इतनी अधिक थी कि कुछ ही देर में उसकी आंखें लग गई। उसी समय चंदनगढ़ का राजा वीरेंद्र अपने शिकार दल के साथ जंगल के दूसरे हिस्से में गुजर रहा था। वो शिकार करने निकला था, लेकिन तेज गर्मी के कारण उसने कुछ देर विश्राम करने का निर्णय किया। सैनिकों ने दूर से हरा भरा जंगल देखा और राजा को बताया, जंगल के बीच एक सुंदर उपवन दिखाई दे रहा है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उसे वन में ले चलें। जैसे ही राजा देववन के भीतर पहुंचा, उसकी नज़र सोती हुई विद्या पर पड़ी। साधारण कपड़ों में पास में गाय और वो लड़की किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। लेकिन राजा को इस बात का आश्चर्य हुआ कि जहाँ से कुछ ही दूर पर सूखी धरती थी, वहाँ पास ही इतना हरा भरा वन कैसे बन गया। राजा ने अपने मंत्री वीरभद्र से कहा, इस स्थान के बारे में पता लगाओ। ये साधारण उपवन नहीं है। तभी एक गाय के रंभाने से विद्या की आंखें खुल गई। उसने सामने राजा और सैनिकों को देखा तो घबरा गई। राजा ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन मुझे ये बताओ, ये अद्भुत वन किसका है? विद्या ने सहजता से उत्तर दिया, महाराज, ये मेरे पशुओं का आश्रय है। राजा ने पूछा, और यह तुम्हें किसने दिया? विद्या को देववन के रक्षक की बात याद आई। उसने कहा, जिसे जरूरत थी उसी के लिए वन बन गया। राजा उसके उत्तर से प्रभावित हुआ। उसने पहली बार किसी गरीब लड़की को इतने आत्मविश्वास से बात करते देखा था। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? विद्या राजा ने मुस्कुराकर कहा, विद्या नाम तो सुंदर है और व्यक्तित्व भी। राजा ने विद्या से उसके परिवार के बारे में पूछा। विद्या ने जवाब दिया, वो अपने पिता जगमोहन के साथ रहती है और पशुओं को चराने यहाँ आती है। राजा ने देखा कि विद्या अपने बारे में कुछ भी बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रही। उसके लिए देववन किसी चमत्कार से अधिक उसके पशुओं की जरूरत का स्थान था।
उस दिन देववंश से लौटते समय राजा के मन में एक ही विचार चल रहा था। वह युवती कौन है? क्या वो उसके जीवन की रानी बन सकती है? उस रात राजा ने मंत्री वीरभद्र से कहा, कल सुबह हम गोपालगंज जाएंगे। मंत्री ने पूछा, किस लिए महाराज? राजा बोले, उस युवती के पिता से मिलना है। अगली सुबह राजा वीरेंद्र सिंह गोपालगंज पहुंचा। गांव वालों में हलचल मच गई। कोई सोच रहा था कि राजा किसी राज के काम से आया है, तो कोई अनुमान लगा रहा था कि जंगल में कुछ विशेष मिला होगा। लेकिन राजा के मन में केवल विद्या थी। मंत्री वीरभद्र ने जगमोहन का घर ढूंढ लिया। राजा उसके आंगन में पहुंचा तो जगमोहन घबरा गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरे जैसे गरीब किसान के घर आपका आना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर मुझसे कोई भूल हुई क्षमा कर दीजिएगा। राजा ने कहा, जगमोहन, तुमने कोई भूल नहीं की। मैं एक विशेष काम से तुम्हारे घर आया हूँ। तभी विद्या पानी लेकर बाहर आई। राजा को देखते ही उसने प्रणाम किया। राजा की नज़र उस पर पड़ी तो देवन में जागा आकर्षण और गहरा हो गया। राजा ने जगमोहन से कहा, मैं तुम्हारी बेटी विद्या का हाथ विवाह के लिए मांगने आया हूँ। जगमोहन चौंक कर रह गया। वो बोला, महाराज, आपने मेरी बेटी को पसंद किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस विवाह का निर्णय विद्या स्वयं ले। राजा ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। विद्या का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, महाराज, आपने मुझे जिस सम्मान से देखा है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मेरे पिता को यह विवाह उचित लगता है और मैं आपके साथ अपने मन की बात कह सकूं, तो मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। राजा के चेहरे पर खुशी फैल गई। उसने कहा, तुम्हें मेरे महल में केवल रानी का स्थान नहीं मिलेगा, बल्कि मेरे जीवन में बराबरी का स्थान मिलेगा। लेकिन जब ये समाचार कौशल्या तक पहुंचा, तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने चंपा से कहा, सोच चंपा, अगर विद्या रानी बन गई तो क्या होगा? वो महल में रहेगी, सोने चांदी के आभूषण पहनेगी और हम उसके सामने साधारण जीवन जीते रहेंगे। चंपा ने कहा, माँ, राजा ने विद्या को चुना है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कौशल्या ने कहा, चंपा, अगर तू उसकी जगह रानी बन जाए। तो चंपा हैरान होकर बोली, माँ, ये कैसे हो सकता है? कौशल्या बोली, अगर तू हमेशा घूंघट में रहेगी तो राजा को ये पता ही नहीं चलेगा कि घूंघट में तू है या विद्या। बस तो कुछ दिनों तक चुप रहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। चंपा को माँ की बात सही नहीं लगी, लेकिन राजसी जीवन के लालच ने उसके मन को कमजोर कर दिया। विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। राजा ने विद्या के लिए राजमहल से सुंदर वस्त्र और आभूषण भेजे। पूरे गोपालगंज में उत्सव का माहौल था। जगमोहन अपनी बेटी को देखकर गर्व महसूस करता। आखिर वो शुभ दिन आ ही गया। गोपालगंज दुल्हन की तरह सजा हुआ था। राजा वीरेंद्र सिंह बारात लेकर पहुंचे। ढोल नगाड़े बजने लगे और पूरे गांव में उत्सव छा गया। पूरे रीति रिवाजों के साथ राजा वीरेंद्र और विद्या का विवाह संपन्न हुआ। अब विद्या चंदनगढ़ की रानी बन चुकी थी। विवाह के बाद विद्या और राजा ने कुछ दिन बहुत सुख से बिताए। राजा को विद्या का सरल स्वभाव अच्छा लगने लगा। विद्या महल के बगीचे में जाकर पक्षियों को दाना डालती और दासियों से प्रेम से बात करती थी। जब राजा दिन भर के राजकीय काम से थक कर लौटता, तो विद्या उसके लिए पानी लेकर आती, उसे पूरे दिन की बातें पूछती। दोनों के बीच धीरे धीरे गहरा प्रेम और विश्वास पैदा होने लगा। कुछ दिनों बाद कौशल्या चंदनगढ़ के राजमहल पहुंची। जब विद्या को पता चला कि कौशल्या आई है, तो वो तुरंत उससे मिलने आई। कौशल्या ने विद्या को देखते ही रोना शुरू कर दिया। विद्या घबरा गई। उसने पूछा, माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कौशल्या ने कहा, बेटी, तेरे पिता की तबीयत बहुत खराब है। वो कई दिनों से तुझे याद कर रहे हैं।
आज उनकी हालत काफ़ी बिगड़ गई है। यह सुनते ही विद्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत कहा, बाबा को क्या हुआ है? मुझे अभी उनके पास जाना है। राजा उस समय दरबार में था। विद्या ने उसके पास जाकर कहा, महाराज, बाबा की तबीयत बहुत खराब है। मुझे उनके पास जाने की अनुमति दीजिए। राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन कौशल्या ने तुरंत कहा, महाराज, आप राज के काम छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। आप चिंता ना करें, मैं उसे सुरक्षित वापस ले आऊंगी। विद्या ने कहा, महाराज, आप अपने राज के काम संभालिए। मैं माँ के साथ जाकर बाबा को देखकर जल्दी लौट आऊंगी। कौशल्या विद्या को लेकर देववन की ओर चल पड़ी। जब देवगन के पास पहुंची तो विद्या ने देखा कि रास्ता सुनसान है। उसने पूछा, माँ बाबा घर पर नहीं है क्या? कौशल्या ने कहा, वो यहीं पास में है, पहले मुझे तुझे कुछ दिखाना है। वो विद्या को पुराने कुएं के पास ले गई। विद्या ने कुएं में झांकते हुए कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। कौशल्या ने विद्या को पूरी तरह से कुएं में धक्का दे दिया और कहा, अब तू कभी चंदनगढ़ की रानी बनकर वापस नहीं जाएगी। अब मेरी बेटी चंपा तेरी जगह लेगी। विद्या ने ऊपर देखकर कहा, माँ, आपने ऐसा क्यों किया? कौशल्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो तेजी से वहाँ से चली गई। घर पहुँचकर कौशल्या ने विद्या के विवाह वाले कपड़े और आभूषण चंपा के सामने रख दिए और बोली, अब तू ये पहन। चंपा कांपते हुए बोली, माँ, मैं डर रही हूँ। कौशल्या ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, तू बस घूंघट करके रहना। राजू को तेरा चेहरा दिखाई ना देना चाहिए। कुछ दिनों तक यूं ही कहती रहना कि विवाह के बाद मुझे बहुत संकोच होता है। चंपा ने विद्या के कपड़े पहन लिए। कौशल्या ने उसके सिर पर लंबा घूंघट डाल दिया। फिर दोनों महल की ओर चल पड़े। राजा वीरेंद्र अपनी पत्नी की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही उसने घूंघट में चंपा को देखा, वह उसके पास आया और बोला, विद्या, तुम्हारे पिता कैसे हैं? चंपा ने कहा, अब उनकी तबीयत कुछ ठीक है महाराज। राजा ने राहत की सांस ली। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन चंपा ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। राजा को ये बात थोड़ी अजीब लगी। राजा ने पूछा, क्या हुआ? तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? चंपा ने तुरंत कहा, कुछ नहीं महाराज, बस पिता की चिंता के कारण मन व्याकुल हो रहा है। राजा ने उसकी बात मान ली। चंपा को राजमहल छोड़कर कौशल्या अपने घर वापस लौट आई। अगले कुछ दिन चंपा घूंघट के पीछे छिपकर महल में रहने लगी। कौशल्या ने उसे समझाया हुआ था, राजा से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है और कुछ भी किसी तरह अपना चेहरा नहीं दिखाना है। चंपा हर समय घूंघट में रहती, लेकिन समस्या यह थी, वो विद्या की तरह व्यवहार नहीं कर पा रही थी। विद्या महल की दासियों से प्रेम से बात करती थी और राजा के सामने अपनी मन की बात खुलकर कहती थी, लेकिन चंपा को राशि, वस्त्र, आभूषण और महल की सुख सुविधाएं ज़्यादा पसंद थी। वो बार बार दासियों से आए नए आभूषण मंगवाती और पूछती, राजकोष में कितना धन है। एक दिन राजा ने उससे कहा, विद्या, आज मैं तुम्हें देवन लेकर जाना चाहता हूँ। तुम्हें अपने उस प्रिय स्थान को देखे कई दिन हो गए हैं। चंपा ने तुरंत कहा, नहीं महाराज, आज मेरा मन वहाँ जाने का नहीं है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुम्हें वहाँ देवन बहुत प्रिय था। तुमने तो कहा था कि वहाँ जाकर तुम्हें शांति मिलती है। चंपा ने कुछ क्षण सोचा और बोली, माँ की यादें मुझे दुख देती हैं। राजा चुप हो गया, लेकिन उसके मन में संदेह पैदा हो चुका था। उधर विद्या कुएं में नीचे पड़ी हुई थी। गिरने के बाद उसे काफ़ी चोटें लगी थी, लेकिन उसकी जान बच गई थी। अब विद्या उस दिव्य पुरुष को याद करने लगी, जिसने मुसीबत के समय उसकी सहायता करने का वायदा किया था। तभी कुएं के भीतर हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। वो दिव्य पुरुष को उसके सामने प्रकट हुआ। विद्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरी सौतेली माँ ने मुझे मारने के लिए कुएं में धक्का दे दिया। अब वो मेरी जगह अपनी बेटी को
राजा के पास भेज देगी। वन रक्षक ने कहा, चिंता मत करो, छल कुछ समय के लिए सत्य का रूप ले सकता है, लेकिन सदा नहीं टिक सकता। वन रक्षक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक कुएं की दीवार पर मार्ग बन गया। दिव्य पुरुष ने विद्या को उस मार्ग से बाहर निकाला। कुएं से बाहर निकलते ही विद्या ने आकाश की ओर देखकर भगवान को धन्यवाद दिया। दिव्य पुरुष ने कहा, तुम अभी महल मत जाओ। तुम्हारे सामने खड़ी समस्या केवल तुम्हारी सौतेली माँ नहीं है। तुम्हारे स्थान पर जो स्त्री महल में, वो भी इस छल में शामिल है। यदि तुम बिना प्रमाण के वहां जाओगी तो वह तुम्हें माँ बाप तुम्हारे विरुद्ध कोई नया झूठ बोल सकती है। इसलिए कुछ समय इसी वन में रहो। उचित समय आने पर सत्य स्वयं तुम्हारे पास आएगा। विद्या ने पूछा, लेकिन मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? वन रक्षक ने वन के कुछ पेड़ों की ओर हाथ उठाया। कुछ ही समय में पेड़ों के बीच एक सुंदर सी झोपड़ी बन गई। झोपड़ी के अंदर मिट्टी का चूल्हा, पानी रखने के लिए घड़ा और बैठने के लिए लकड़ी का आसन भी बना दिया। दिव्य पुरुष ने कहा, ये झोपड़ी तुम्हारे लिए है, वन तुम्हारी रक्षा करेगा। पहले ही एक स्वच्छ जलधारा है। तुम भोजन के लिए फल और कंदमूल मिल जाएंगे। जब तक सत्य सामने नहीं आता, तुम यहाँ सुरक्षित रहोगी। विद्या ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। दिव्य पुरुष बोला, मैंने केवल तुम्हारी उस दया का ऋण चुकाया है जो तुमने उस दिन एक घायल जीव की रक्षा करके की थी। इतना कहकर वो अदृश्य हो गया। विद्या उसी झोपड़ी में रहने लगी। सुबह पास की जलधारा से पानी भरती, वन के फल एकत्रित करती और आसपास के पशुओं के लिए पानी रखती। धीरे धीरे वन के पक्षी और हिरन भी उसके पास आने लगे। कुछ ही दिनों में उसे ऐसा लगने लगा जैसे पूरा वन उसका परिवार बन गया हो। लेकिन उसके मन में राजा वीरेंद्र की याद हमेशा बनी रहती। वो अक्सर सोचती, क्या महाराज मुझे याद करते होंगे? क्या उन्हें मेरे साथ विश्वासघात का पता चला होगा? उधर चंदनगढ़ में चंपा घूंघट के पीछे रानी बनकर रह रही थी। राजा वीरेंद्र का संदेह लगातार बढ़ता जा रहा था। उसने एक दिन चंपा से पूछा, विद्या, तुम्हारे पिता ने बचपन में तुम्हें क्या सिखाया था? चंपा चुप हो गई। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारे गांव में तुमसे सबसे प्रिय गाय कौन सी है? चंपा के पास कोई उत्तर नहीं था। वो बोली, महाराज, मुझे कुछ याद नहीं। राजा ने मन ही मन सोचा, ये वही विद्या नहीं हो सकती, लेकिन वो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहता। एक शाम राजा ने चंपा से कहा, कल सुबह हम दोनों गोपालगंज चलेंगे। मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। ये सुनता ही चंपा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोली, महाराज, अभी पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, कुछ दिन बाद चलिएगा। राजा ने कहा, तुम्हें अपने पिता से मिलने में इतनी घबराहट क्यों हो रही है? चंपा के पास कोई उत्तर नहीं था। उसी रात राजा ने मंत्री वीरभद्र को बुलाया और धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है महल में जो स्त्री रानी बनकर रह रही है वो विद्या नहीं है। मंत्री चौंक गया। लेकिन महाराज, विवाह के समय तो आपने स्वयं विद्या को देखा था। राजा ने गंभीर होकर कहा, विवाह के समय मैंने उसे देखा था, लेकिन अब उसके व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर है। मुझे सत्य जानना होगा। कई सप्ताह बीत गए। एक दिन राजा वीरेंद्र राजकीय निरीक्षण के लिए उसी घने वन की ओर निकल पड़ा। दोपहर होते होते गर्मी बहुत बढ़ गई। लंबे रास्ते और तेज धूप के कारण राजा को बहुत प्यास लगने लगी। सैनिक कुछ पीछे रह गए थे। राजा अपने घोड़े से उतरकर पानी की तलाश करने लगा। उसे दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। राजा ने सोचा, शायद यहाँ कोई वनवासी रहता होगा। वो झोपड़ी के पास पहुँचा और आवाज़ लगाई, क्या यहाँ कोई है? मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? झोपड़ी के भीतर विद्या ने जैसे ही आवाज़ सुनी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आवाज़ उसे जानी पहचानी लगी।
वो घड़ा लेकर बाहर आई। राजा ने जैसे ही उसकी ओर देखा, वो कुछ क्षणों के लिए स्तंभ रह गया। उसके हाथ से लगाम छूट गई। विद्या भी राजा को देखकर भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राजा ने कहा, तुम यहाँ, लेकिन तुम तो महल में हो। विद्या ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, जो स्त्री आपके महल में रह रही, वो मैं नहीं हूँ। राजा बोले, फिर वो कौन है? विद्या ने उसे पूरी कहानी सुनाई। कैसे कौशल्या बीमारी का झूठ बोलकर उसे महल से बाहर लाई, कैसे उसने कुएं में धक्का दिया, और कैसे उसकी बेटी चंपा को उसके वस्त्र और आभूषण पहनाकर महल पहुंच गई। राजा सब सुनता रहा। फिर उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, जिस स्त्री ने तुम्हारे पिता की बीमारी का झूठ बोला, जिसने तुम्हें मुझसे दूर किया और तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, उसे मैं कभी क्षमा नहीं करूँगा। विद्या ने कहा, महाराज, मैं आपसे बदला लेने की मांग नहीं कर रही। मैं केवल चाहती हूँ कि न्याय हो। राजा ने उसकी ओर देखकर कहा, विद्या, न्याय जरूर होगा। राजा ने विद्या का हाथ थाम लिया। चलो मेरे साथ महल चलो। विद्या ने झोपड़ी की ओर देखा और बोली, महाराज, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन पहले मेरे पिता को ये विश्वास दिलाना जरूरी है कि उनकी बेटी जीवित है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को गोपालगंज भेजा और जगमोहन को महल में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही समय बाद जगमोहन को राजमहल में लाया गया। वो राजा को देखकर घबरा गया और बोला, महाराज, मेरी बेटी कहाँ है? कई दिनों से मेरे मन में अनहोनी की आशंका थी। राजा ने कहा, पिताजी, आपकी बेटी जीवित है और सुरक्षित है। तभी महल के दूसरे द्वार से विद्या अंदर आई। बाबा जगमोहन बेटी को देखते ही उसके पास गए और उसे सीने से लगा लिया। विद्या ने कहा, बाबा, भगवान ने मुझे बचा लिया। राजा ने जगमोहन को पूरी सच्चाई बताई। ये सुनकर जगमोहन को कौशल्या पर बहुत क्रोध आया, लेकिन उससे भी अधिक उसे अपने निर्णय पर दुख हुआ। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस स्त्री पर मैंने विश्वास किया, वो मेरी बेटी को मारने की कोशिश करेगी। विद्या ने कहा, बाबा, आप बीती बातों को लेकर स्वयं को दोष मत दीजिए। हमें आगे देखना चाहिए। राजा ने उसी समय सैनिकों को आदेश दिया, कौशल्या और चंपा को दरबार में उपस्थित किया जाए। कुछ ही देर बाद कौशल्या और चंपा को दरबार में लाया गया। चंपा अभी भी घूंघट किए हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने दरबार में विद्या को खड़ा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कौशल्या भी विद्या को देखकर स्तंभ रह गई। राजा वीरेंद्र कठोर स्वर में बोले, कौशल्या, जिस विद्या को तुमने कुएं में धक्का दिया था, वही आज मेरे सामने खड़ी है। चंपा रोने लगी। राजा ने उसकी ओर देखकर कहा, तुमने उसकी जगह मेरी पत्नी को बनाकर रहने का अपराध किया। तुमने मेरे विश्वास और मेरे विवाह दोनों के साथ छल किया है। चंपा हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपनी माँ के कहने पर ये सब किया है। मुझे डर था, अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया तो मुझे भी घर से निकाल देंगे। राजा ने कठोरता से कहा, डर तुम्हें विद्या की जगह लेने का अधिकार नहीं देता। कौशल्या ने रोते हुए कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। जब मैंने देखा कि विद्या को राजसी जीवन मिलने वाला है, तो मेरे मन में लालच आ गया। मैंने सोचा कि मेरी बेटी रानी बन जाएगी तो हमारा जीवन बदल जाएगा। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी लालच में एक निर्दोष लड़की की जान जा सकती है। राजा ने विद्या की ओर देखा और कहा, तुम बताओ, तुम क्या दंड देना चाहती हो? विद्या कुछ क्षण चुप रही। उसके मन में कुएं में बिताए हुए भयानक क्षण घूम रहे। फिर उसने कहा, महाराज, मेरे साथ जो हुआ मैं भूल नहीं सकती, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे कारण मेरे पिता को जीवन भर दुख मिले। कौशल्या माँ ने अपना अपराध किया और उसे दंड मिलना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा दंड नहीं चाहती जिसमें उसकी जान या जीवन नष्ट हो जाए। राजा ने पूछा, तो तुम क्या चाहती हो?
विद्या ने कहा, इन्हें चंदनगढ़ और गोपालगंज से दूर भेज दिया जाए। वे फिर कभी मेरे पिता और मेरे जीवन में हस्तक्षेप न करें। अपनी बाकी जिंदगी वे अपने श्रम से बिताएं और अपने कर्मों पर विचार करें। राजा ने कुछ देर सोचने के बाद निर्णय सुनाया। कौशल्या और चंपा को आज से चंदनगढ़ राज्य की सीमा से बाहर कर दिया जाए। दोनों को देश निकाला दिया जाता है। वे राज्य की सीमा में दोबारा प्रवेश नहीं करेंगे। उनके पास जो राजकीय उपहार और विद्या के नाम पर लिए गए भूषण है, वो सभी वापस किए जाएं, लेकिन उनके निजी सामान और जीवन यापन के लिए अवश्य धन उन्हें दिया जाएगा, ताकि वे भूख से ना मरे। कौशल्या और चंपा को सैनिक राज्य की सीमा तक ले गए। वहां पहुंचकर कौशल्या ने आखिरी बार पीछे मुड़कर चंदनगढ़ की ओर देखा। उसे समझ आ चुका था कि जिस लालच में उसने इतना बड़ा अपराध किया, उसी लालच ने उससे सब कुछ छीन लिया। उधर विद्या फिर से राजा के साथ राजमहल में लौट आई। राजा ने महल के मुख्य द्वार पर उसका स्वागत करते हुए कहा, विद्या, तुम आज इस महल में पहले से अधिक सम्मान के साथ प्रवेश कर रही हो, क्योंकि अब पूरा राज्य जानता है कि तुम कौन हो। विद्या ने कहा, महाराज, मुझे किसी पद या सम्मान की आवश्यकता नहीं। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे पिता सुखी रहें और देववन हमेशा सुरक्षित रहे। राजा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी यही इच्छा तुम्हें सबसे अलग बनाती है। अगले दिन राजा स्वयं विद्या के साथ देववन गया। विद्या ने अपनी छोटी सी झोपड़ी को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। उसने कहा, यही झोपड़ी मेरे सबसे कठिन दिनों की साथी रही। राजा ने कहा, इसे कभी मत हटाना। विद्या ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? राजा ने कहा, क्योंकि जब कभी मुझे लगे कि राजमहल में तुम बदल रहे हो, तो यहाँ आकर याद कर लेना तुम कौन हो। विद्या मुस्कुराई। समय बीतता गया। विद्या और राजा का जीवन फिर से सुखमय हो गया। विद्या अपने पिता से मिलने अक्सर गोपालगंज जाती है और राजा भी उसके साथ जाता है। जगमोहन को राजमहल में पूरा सम्मान मिला। दोस्तों, छल से किसी का स्थान छीना नहीं जा सकता, लेकिन उसके सच्चे अधिकार और सच्चे प्रेम को भी नहीं छीना जा सकता। दोस्तों, ये रही आज की हमारी कहानी। आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।